कैसे कैसे मेजर दिनों में वेरिएशन होता है, उस बेस पे अपन फेज डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपन देखें कि साइकिल में फर्स्ट डे, मैंने मेंशन किया साइकिल के अंदर एक फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे उसे डिक्लेयर करते हैं जिस दिन फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ये ब्लीडिंग फीमेल में नॉर्मली या मैक्सिमम 5 डेज तक कंटिन्यू होकर के स्टॉप हो गई। तो हमारे पास डे आ गया फिफ्थ वन, 5वां दिन। 1 से 5 दिन ब्लीडिंग हुई है, 5 दिन के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, और अगले 28 दिनों तक कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट डे पे स्टार्ट किया क्योंकि ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। फिफ्थ डे बोर्ड पे क्यों लिखा? क्योंकि उस दिन ब्लीडिंग स्टॉप हुई थी। इसके बाद अपन आगे बढ़े तो साइकिल में नेक्स्ट जहां अपने को रुकना होगा वो दिन होगा 14th डे। और 14th डे इसलिए होगा क्योंकि मिड ऑफ द साइकिल जो है वो ओव्यूलेशन डे है। साइकिल में होने वाले धुआंधार बहुत सारे चेंजेस को एक तरफ रख के हमें यह पता होना चाहिए कि साइकिल को पढ़ने का पर्पज है सेकेंडरी oocyte का निकलना, और सेकेंडरी oocyte का निकलना कहलाता है ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन एक नॉर्मल साइकिल में होता है 14th डे पे, 14वें दिन। तो अपन 14th डे रुक गए, और 14th डे के बाद जब अपन आगे बढ़े तो हम जाके रुकेंगे साइकिल के कंप्लीट होने पे, और वो दिन होगा 28। इसका कहने का मतलब है आइडियली जो एक साइकिल होती है फीमेल को वो पूरी 28 डेज की होती है। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से 28 डेज की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई जाती है नॉर्मल फीमेल में, और इस 28 डेज में वेरिएशन भी हो सकता है, और वेरिएशन की रेंज होती है 21 से 35 डेज तक। वेरिएशन की रेंज का मतलब है यदि एक फीमेल की साइकिल 21 डेज और 35 डेज के बीच में वेरी करती है, मतलब किसी को साइकिल 22 दिन की है, किसी की साइकिल 25 दिन की है, किसी है 32 दिन की है, 34 दिन की है, तो सारे जो मैंने दिन बोले वो 21 से 35 के बीच में ही थे, अलग से नहीं थे। तो यदि ऐसा है तो वो साइकिल मानी जाएगी अपने पास में नॉर्मल। एग्जैक्ट दिन कितने होते हैं? तो आंसर है 28 डेज। अब हमने साइकिल के 28 दिनों में 4 दिन को अपने आप को स्टॉप किया। हमने फर्स्ट डे लिखा ब्लीडिंग स्टार्ट, फिफ्थ डे लिखा ब्लीडिंग स्टॉप, 14th डे लिखा ओव्यूलेशन, 28th डे लिखा साइकिल फिनिश। तो 28 दिन की साइकिल में 4 दिन अपन रुके हैं। फेज कितनी होती है? तो इनको इंक्लूड करके देखा जा सकता है कि हमारे पास फेज निकलेगी पहली 1 से 5, दूसरी 5 से 14, तीसरी 14 से 28। तो अब किसी भी प्रकार का दिमाग में डाउट नहीं पालना है, क्योंकि हमारे पास आंसर आ चुका है कि हमारे पास साइकिल में फेज कितनी होती हैं? 3 फेज होती हैं, जिनके बहुत सारे नाम लेक्चर डिस्कशन के अंदर आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। नाम क्या है वो बात की बात है, हम डेज में पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज कब से कब तक? 1 से 5। सेकंड फेज कब से कब तक? 5 से 14। थर्ड फेज कब से कब तक? 14 से 28। हमने 1 से 28 दिनों के अंदर ये 4 दिन ही क्यों सेलेक्ट किए हैं? क्योंकि इन 4 दिनों में ही मेजर माइलस्टोन वाला चेंजेस आता है। तो इसको आइडिया बना करके हम पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं कि हम साइकिल में पढ़ेंगे 3 फेज। पहली फेज 1 से 5 चलेगी, सेकंड फेज 5 से 14 चलेगी, थर्ड फेज 14 से 28 चलेगी। और उन फेज के अंदर उन्हीं 2 ऑर्गन जिनके नाम है यूट्रस और ओवेरी में एक साथ 5 हार्मोन के द्वारा चेंज देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू करते हैं 1 बाय 1 एक एक फेज का डिस्कशन। फर्स्ट फेज को लेकर के आते हैं। फर्स्ट फेज अपने पास में जैसा मैंने दिन बताया कब से कब तक? 1 से 5 दिन। ये मैंने लिखे दिन, और दिन के बाद मैं लिखूंगा फेज का नाम। तो फेज का नाम होने वाले चेंजेस के आधार पे 1 से 5 दिनों में फीमेल को होती है ब्लीडिंग, तो फेज का नाम भी लिख दिया ब्लीडिंग फेज। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1 से 5 वाले दिन फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो नाम दे दिया ब्लीडिंग फेज, फर्स्ट फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हर आम जनता जानती है, उसको होने वाली ब्लीडिंग से। वो ब्लीडिंग चलती है 5 दिन, शुरुआत के 5 दिन, और फेज का नाम ब्लीडिंग फेज हो गया। अगली चीज, उसी ब्लीडिंग से फीमेल को पता चलता है कि उसका पीरियड स्टार्ट हो गया, महीना स्टार्ट हो गया। तो महीना स्टार्ट होने का मतलब है, एक नाम और आप यहां पे ऐड करके देख सकते हैं, इसी ब्लीडिंग इसी महीने को आप लोग नाम देंगे मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल यहां पे जो शब्द है वो इंडिकेट करता है ब्लीडिंग को, महीने को, कि मंथ स्टार्ट हो गया है। ये अपने पास फर्स्ट फेज है। आ जाते हैं अब अपन डिस्कशन पे, कंटेंट पे। 1 से 5 ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। इन 5 दिनों में क्या होता है? वेजाइनल ब्लीडिंग। तो दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। 5 दिनों में ब्लड लॉस होता है। अब वेजाइनल ब्लीडिंग में जो ब्लड लॉस है उसके अमाउंट की रेंज है, और वो रेंज है लगभग 35 से 50 ml। शुरुआत के 5 दिनों में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग ही इसका मेन कैरेक्टर होता है। ब्लीडिंग का नॉर्मल अमाउंट है 35 से 50 ml, मेंशन किया गया। नेक्स्ट वन, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बजाय आप इसके अंदर ऐड करेंगे उस सिस्टम को जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के एंड में बताया था, पॉजिटिव सिस्टम और नेगेटिव सिस्टम। याद करके जवाब देंगे अपन ने क्या पढ़ा था सिस्टम के अंदर। यदि दिन चल रहे हैं 1 से 5, यदि दिन चल रहे हैं 1 से 5, तो सिस्टम कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव सिस्टम है, मतलब हार्मोन का लेवल क्या होने वाला है? लो हार्मोन का लेवल होने वाला है। और हार्मोन का लेवल लो होगा तो वहां पे एंडोमेट्रियम में ग्रोथ होगी या डैमेज होगा? डैमेज होगा। ये फेज पिछली फेज का रिजल्ट होती है, पर यहां पे एक लाइन लिखने से 4 चीजें इजीली एक्सप्लेन हो सकती है। आप लिख दें नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है इस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम का डैमेज होगा और इसी के साथ साथ हार्मोन का लेवल लो होगा। आपसे पूछा भी जाए 1 से 5 हार्मोन का लेवल कैसा होता है? लो हार्मोन का लेवल होता है।
और लो हार्मोन के कारण क्या चीज होती है, वहां पे डैमेज होता है। यहां डैमेज किसका हो रहा है, एंडोमेट्रियम का। अब एंडोमेट्रियम के डैमेज को और एक्सप्लेन करने के लिए बड़े गौर से यहां पे चीज देखेंगे। हमारे पास ये यूट्रस, क्योंकि अपन ने देखा ब्लीडिंग वाला डिपार्टमेंट यूट्रस संभालने वाला है, ब्लीडिंग का होना एंडोमेट्रियम के बनने टूटने पर निर्भर करता है, और एंडोमेट्रियम का संबंध यूट्रस से होता है। यह अपन यूट्रन कैविटी बनाई, यहां मैं एंडोमेट्रियम मेंशन करता हूं कि यहां पे ये एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है, और यही एंडोमेट्रियम को मैं ऐसा भी करके दिखा देता हूं। तो एंडोमेट्रियम को मैंने ये दो नाम दिए गए हैं, दो लाइनें बनाई हैं। ये कंडीशन तब है, फर्स्ट वाली कंडीशन, जब एंडोमेट्रियम ग्रोथ नहीं कर रही है। ये चीज, इस एंडोमेट्रियम की लेयर को बोलते हैं अपन बेसल लेयर। एंडोमेट्रियम की फर्स्ट लेयर बेसल लेयर। इस बेसल लेयर का साइज देख लीजिए कितना सा है, इतना सही है जितना हमने लाइनिंग के अंदर बताया है, सिर्फ ये वाला साइज, ये साइज है बेसल लेयर का, और ये साइज लगभग माना जाता है अपने पास 2 से 4 mm वाला। आगे बढ़ते हैं, इसी एंडोमेट्रियम को अपन ने बड़ा करके इतना भी दिखा दिया, इस लेवल पे भी लेकर के आ गए। इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये वो कंडीशन है जब एंडोमेट्रियम ग्रोथ कर चुकी होती है, और ग्रोथ कर लेती है तो इस सेकंड वन लेयर का नाम अपने पास आ जाता है फंक्शनल लेयर। तो हमारे पास एंडोमेट्रियम की 2 लेयर, और फंक्शनल लेयर वो है जो आकार में बड़ी है, और लगभग इसका आकार हो जाता है 10 से 12 mm। हमारे पास यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की 2 लेयर को लेकर एक्सप्रेशन सामने बोर्ड पे दिया जा रहा है। एक वो लेयर जिसका आकार कम है, जिसने ग्रोथ नहीं करी है, उसका नाम बेसल लेयर। वो बेसल लेयर बहुत ही कम आकार की, 2 से 4 mm की। उसी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करी हुई लेयर जो आकार में बड़ी हो चुकी है, फंक्शनल लेयर, 10 से 12 mm की। ग्रोथ करने के बाद फंक्शनल लेयर, और ग्रोथ नहीं करती है तो बेसल लेयर। ऐसी 2 लेयर पाई जाती है। अब हमें यहां पे दिमाग ये लगाना है कि ये फेज चल रही है फर्स्ट, जहां पे सिस्टम है नेगेटिव, और नेगेटिव सिस्टम है तो वहां पे एंडोमेट्रियम का डैमेज हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि ग्रोथ होती है तो एंडोमेट्रियम में दोनों लेयर दिखाई देती हैं, बेसल लेयर भी दिखाई देगी और फंक्शनल लेयर भी दिखाई देगी। और यदि एंडोमेट्रियम में डैमेज होता है तो डैमेज के दौरान फंक्शनल लेयर निकल करके वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाती है। फंक्शनल लेयर निकल के बाहर आ जाती है, और केवल कौन सी बच जाती है, बेसल लेयर। जब डैमेज होगा तो बेसल लेयर ही दिखेगी, फंक्शनल लेयर वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू चली जाएगी। जब ग्रोथ होगी तो दोनों बेसल और फंक्शनल लेयर आपको दिखाई देगी। इस लाइन को आपको कंफर्म करना है कि जब हमारे पास ग्रोथ है तो बेसल और फंक्शनल लेयर दोनों हैं, और जब हमारे पास डैमेज है तो दिखाई देने वाली सिर्फ बेसल बचेगी और ब्लीडिंग में चली जाने वाली फंक्शनल लेयर होगी। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। और क्योंकि हम जानते हैं यहां पे अपन पढ़ रहे हैं नेगेटिव फीडबैक, और नेगेटिव पढ़ रहे हैं मतलब डैमेज हो रहा है, तो डैमेज हो रहा है तो दोनों लेयर दिखेगी या एक लेयर दिखेगी, एक लेयर दिखेगी। और वो एक लेयर कौन सी दिखेगी, बेसल। कौन सी ब्लीडिंग के थ्रू चली जाएगी, उस लेयर का नाम क्या होगा, फंक्शनल लेयर। ये यहां पे लॉजिक है। इस फेज के अंदर इतना ही एक्सप्लेन किया जाता है। यदि आपको नेगेटिव फीडबैक चीज याद है तो 4 से 5 लाइन का मतलब आप समझ में आएगा कि इस फेज के अंदर हाई हार्मोनल लेवल होता है या लो हार्मोनल लेवल, लो हार्मोनल लेवल। इस फेज में ग्रोथ होगी या डैमेज, डैमेज होगा। डैमेज होगा तो 2 लेयर दिखेगी या एक लेयर, एक लेयर दिखेगी। कौन सी लेयर दिखेगी, बेसल। कौन सी नहीं दिखेगी, फंक्शनल लेयर नहीं दिखेगी। ये इसके अंदर पॉइंट रखो। यहां पे मैं ऐड करना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज को। 1 से 5 के अंदर अपन सिर्फ एक ऑर्गन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूट्रस को, ओवरी की बात नहीं कर रहे। अब यूट्रस में बात कर रहे हैं सिर्फ एंडोमेट्रियम की। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कुछ सीखा था कि ओवरी की बात करोगे तो हार्मोन बताने होते हैं एफएसएच, एलएच, और यूट्रस या एंडोमेट्रियम की बात करोगे तो हार्मोन बताने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यहां पे सामने फेज में, ब्लीडिंग फेज में 1 से 5 दिनों में आपको केवल यूट्रस दिखाई दे रहा है, केवल ओवरी दिखाई दे रही है, या दोनों दिखाई दे रहे हैं? आंसर क्या है, केवल यूट्रस। तो केवल यूट्रस दिखाई दे रहे हैं तो हार्मोन भी चर्चा कौन सी करनी है, केवल यूट्रस वाले हार्मोन की। यूट्रस वाले हार्मोन की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सवाल पूछ लिया जाए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई है या लो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन हाई है या लो, तो क्योंकि फीडबैक कौन सा लग रहा है, नेगेटिव, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, लो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम पे काम करने वाले दोनों हार्मोन का लेवल लो हो गया है, इसीलिए एंडोमेट्रियम डैमेज होकर के वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर जा रही है। ये ब्लीडिंग कंपटीशन एग्जाम में इस नाम से भी पूछी गई है, और नाम है विथड्रॉवल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को और क्या कहा जाता है, जवाब देना है, उसे कहा जाता है विथड्रॉवल ब्लीडिंग। अब शब्द विथड्रॉवल का मतलब क्या है, विथड्रॉवल का मतलब होता है चले जाना, छोड़ जाना, कमी हो जाना। विथड्रॉवल ब्लीडिंग, विथड्रॉ का मतलब निकाल लिया, चला गया। कौन चला गया, हार्मोन चला गया। कौन सा हार्मोन चला गया, यहां पे काम करने वाला, क्या नाम था उसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वो चले गए इसीलिए क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। यदि वो होते तो क्या होता, ग्रोथ होती। तो यहां पे विथड्रॉवल ब्लीडिंग का रिलेशन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाना। ये अपने पास समाचार थे फर्स्ट फेज को लेकर के। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फर्स्ट फेज कब से कब तक होती है, 1 से 5 तक होती है। उस 1 से 5 में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, तो नाम क्या हो गया, ब्लीडिंग फेज। उसी से फीमेल को पता चलता है पीरियड स्टार्ट हो गया तो नाम दे दिया मेंस्ट्रुअल फेज। इस पूरी फेज के अंदर सिर्फ एक ही काम होता है, काम का नाम क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। उसके अलावा ये पूरी फेज किस पे डिपेंड होती है, नेगेटिव फीडबैक पे डिपेंड होती है। नेगेटिव फीडबैक पे डिपेंड होती है मतलब हार्मोन का लेवल लो है, डैमेज होने वाला है। ये फेज सिर्फ संबंध रखती है यूट्रस से, कोई लेना देना नहीं है ओवरी का। एंडोमेट्रियम में कितने लेयर होती है, 2 लेयर होती है। एक, यदि ग्रोथ करेंगे तो दोनों दिखेंगे, डैमेज होगा तो सिर्फ एक दिखेगी। एक कौन सी दिखेगी, बेसल। कौन सी नहीं दिखेगी, फंक्शनल। फंक्शनल क्यों नहीं दिख रही, वो चली गई, कहां चली गई, वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू चली गई।
ये सारा काम हो रहा है, मतलब हार्मोन का लेवल हाई है या लो, लो है, हार्मोन शरीर में है या चला गया, चला गया, चला गया के लिए क्या शब्द यूज ले लिया, विड्रावल, ब्लीडिंग। तो ये अपने पास फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज के बाद में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देके जाएगी सेकंड फेज। आते हैं सेकंड फेज पे। सेकंड फेज के लिए अपन सेलेक्ट करें हमारे दिन, तो दिन कौन से थे हमारे पास, 5 to 14 डेज, 5 से 14, सॉरी हाँ 5 to 14 डेज अपने पास होने वाले हैं सेकंड फेज के लिए। दिमाग लगाएं उसी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर के। नेगेटिव सिस्टम खत्म हो गया, 1 से 5 तक का ही होता है। नेगेटिव फीडबैक खत्म हो चुका है, 1 से 5 तक का ही होता है। मतलब अब यहां पे सिस्टम कौन सा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव सिस्टम आएगा, और पॉजिटिव में सिस्टम का नाम होता है हार्मोन का लेवल क्या होगा, हाई। एक फीमेल ने अपनी लाइफ के साइकिल के 5 दिन ऐसे निकाल दिए जब शरीर में हार्मोन का लेवल था लो, और अब ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें हार्मोन का लेवल है हाई, वही सारे हार्मोन जो आपने पढ़े हैं। तो दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हार्मोन। इस फेज के अंदर मेन कैरेक्टर है कि हार्मोन प्रेजेंट होंगे, और जब हार्मोन आते हैं तो वो क्या क्या करके जाते हैं ये हमने पढ़ा है, उनका ही नजारा सामने देना है। प्रेजेंस ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन आते हैं तो हमारे पास दोनों ऑर्गन पे काम होता है। कौन कौन से 2 ऑर्गन मेंस्ट्रुअल साइकिल के, पहला ऑर्गन ओवेरी, दूसरा ऑर्गन यूट्रस। 2 ही ऑर्गन है, दोनों पे काम होगा। अब हार्मोन का लेवल हाई है तो काम क्या होगा देखें। ओवेरी के अंदर हार्मोन आने से क्या होता है, फॉलिकल बड़े होते हैं। यूट्रस के अंदर हार्मोन आने से क्या होता है, एंडोमेट्रियम बड़ी होती है। ओवेरी के अंदर हार्मोन आते हैं तो फॉलिकल बड़े होते हैं, यूट्रस के अंदर हार्मोन आते हैं तो एंडोमेट्रियम बड़ी होती है। उसी बेस पे इस फेस का नामकरण किया गया है। नामकरण सुने, नाम देते हैं अपन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होना, प्रोलिफेरेटिव फेस। यहां पे प्रोलिफेरेशन शब्द का मतलब है ग्रोथ, और ग्रोथ किसकी हो रही है दोस्तों, ग्रोथ हो रही है एंडोमेट्रियम की। इसके अलावा ओवेरी में काम करेगी तो कौन बड़ा होगा, फॉलिकल, तो नाम दे दिया फॉलिक्यूलर फेस। तो सेकंड फेज के कितने हैं नाम, सेकंड फेज के हमारे पास 2 हैं नाम। कौन कौन से नाम, प्रोलिफेरेटिव और फॉलिक्यूलर फेज। प्रोलिफेरेटिव शब्द का मतलब क्या है, ग्रोथ होना। ग्रोथ किसकी हो रही है, एंडोमेट्रियम की। फॉलिकुलर का मतलब क्या है, फॉलिकल डेवलप होना। फॉलिकल का डेवलप हो रहे हैं ओवेरी में। आप यहां पे वही सारे चेंजेस देखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में आपने हार्मोनल एक्शन पे देखे थे। दिन चल रहे हैं 5 से 14, फेज आ गई है, सेकंड सिस्टम काम कर रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव काम करेगा तो फीडबैक हाई चल रहा है, लेवल हार्मोन का हाई हार्मोनल लेवल हो गया। हाई हार्मोनल लेवल हो गया तो भाई 5 हार्मोन जो आपको गिनाए गए थे, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन आते हैं, काम करते हैं 2 ऑर्गन पे। 2 ऑर्गन का नाम है, पहले का नाम यूट्रस, दूसरे का नाम ओवेरी। यूट्रस पे हार्मोन काम करते हैं तो ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम की, ओवेरी में काम करते हैं तो ग्रोथ होती है फॉलिकल की। फॉलिकल बड़ा होगा तो फेस का नाम फॉलिकुलर फेस, एंडोमेट्रियम ग्रोथ करेगी तो फेस का नाम प्रोलिफेरेटिव फेस। स्टेप बाय स्टेप बताते जाए क्या क्या होने वाला है। 5 हार्मोन में सबसे पहले आने वाले हार्मोन का नाम क्या था, जीएनआरएच। तो जीएनआरएच आकर के काम कर पाया था क्या, याद करके बताइए मेरे दोस्तों। जीएनआरएच जाके काम करने के लिए किसको बोलता है, गोनेट्स को। यहां फीमेल है तो गोनेट्स कौन है, ओवेरी। क्या जीएनआरएच के आने पे ओवेरी ने काम करना शुरू कर दिया था, नहीं किया था। ओवेरी ने क्या कहा था, किसको बुला के लाओ, एफएसएच को। तो जीएनआरएच के बाद में तुरंत अपने पास दूसरा कौन आने वाला था, एफएसएच। बिल्कुल ये आया था, हमने पढ़ा था। ये एफएसएच हार्मोन निकलता कहां से है, पिट्यूटरी से। काम क्या करता है, फॉलिकल पे। फॉलिकल पे क्या काम करता है, मैच्योर करता है, बड़ा करता है। जब तक एफएसएच नहीं आता हमारे फॉलिकल कैसे होते थे, इमैच्योर होते थे। और उस इमैच्योर फॉलिकल को ये अपना एफएसएच हार्मोन बढ़ा करके किसमें चेंज कर देता था, मैच्योर के अंदर कर देता था। मैच्योर फॉलिकल का नाम आपको बता दिया गया, क्या होता था, ग्राफियन फॉलिकल होता था। और ग्राफियन फॉलिकल का आकार कितना होता था, 20 mm। ये आपने डिस्कस किया है। इसी फेज के अंदर एफएसएच हार्मोन आया, एफएसएच हार्मोन ने फॉलिकल को मैच्योर कर दिया, मैच्योर फॉलिकल का नाम ग्राफियन फॉलिकल रख दिया गया। ये चीज हुई, यही रिलेट करें और याद करें। ये जितने भी अपने पास फॉलिकल्स होते हैं, इन फॉलिकल के अंदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। कौन सा हार्मोन निकलता था, एस्ट्रोजन। ये फॉलिकल कौन सा हार्मोन निकालता था, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन आपको पता होना चाहिए कहां काम करता है, सिखा दिया है मैंने। एस्ट्रोजन काम करता है एंडोमेट्रियम पे। एस्ट्रोजन काम करता है एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम को आपने देखा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा तो एंडोमेट्रियम क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। आपने अभी सीखा, जब ग्रोथ करती है तो एंडोमेट्रियम में कितनी लेयर दिखाई देती है, 2 लेयर दिखाई देती है। जब ग्रोथ नहीं करती, डैमेज करती है तो कितनी दिखाई देती है, 1 दिखाई देती है। फिलहाल यहां पे ये जो एस्ट्रोजन है जाकर के ग्रोथ करवाएगा किसकी, एंडोमेट्रियम की। एस्ट्रोजन ने जाके करवा दी ग्रोथ एंडोमेट्रियम की। दिन चल रहे हैं 5 से 14, मतलब उस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाई है जो अभी डैमेज हुई थी। 1 से 5 में एंडोमेट्रियम क्या हुई थी, डैमेज। 5 से 14 में एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, ग्रोथ। एंडोमेट्रियम ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि हार्मोन करवा रहा है, कौन सा, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से निकला, फॉलिकल से। फॉलिकल को बड़ा किसने किया, एफएसएच ने। एफएसएच को किसने बुलाया, जीएनआरएच ने। ये एंडोमेट्रियम वो वाली है जो अभी कुछ देर पहले टूटी थी। तो इस प्रकार अपन एक टर्म बोलते हैं कि एस्ट्रोजन के आने से एंडोमेट्रियम में ग्रोथ हो जाना। एस्ट्रोजन के आने से एंडोमेट्रियम में ग्रोथ हो जाना मतलब पिछली बार जो टूटी थी उसका हिसाब हो जाना। तो इसी का नाम अंदर ही अंदर रख देते हैं रिकवरी फेज। रिकवरी फेज कोई अलग सी फेज नहीं है, सिर्फ ये पूछा जाता है रिकवरी फेज साइकिल की कौन सी फेज में आती है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। आपको पढ़ा रहा हूं मैं, साइकिल में 3 ही फेज होती हैं, 1 से 5, 5 से 14, 14 से 28। सामने बोर्ड पे जो भी डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है कौन से दिन को लेकर के, 5 से 14 दिन को लेकर के। 5 से 14 दिन के अंदर एस्ट्रोजन के आने से एंडोमेट्रियम ने ग्रोथ करी। एंडोमेट्रियम का ग्रोथ करना, उस एंडोमेट्रियम का ग्रोथ करना जो अभी 5 दिन पहले टूटी थी, कहलाएगा रिकवरी फेज। ये काम हुआ। अब देखें यहां पर अगला काम क्या होने वाला है, अगला काम एलएच हार्मोन आने वाला है।
और उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। 5 दिन से 14 दिन के बीच में एफएसएच काम करे जा रहा है और काम करके फॉलिकल को बड़ा 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 सबसे बड़ा बना दिया ग्राफियन फॉलिकल। और जितना बड़ा 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 फॉलिकल होता जाएगा, मैंने सिखाया था, जितना बड़ा फॉलिकल उतना ज्यादा हार्मोन, जितना छोटा फॉलिकल उतना कम हार्मोन। तो दिमाग लगाइए, जब बन गया है ग्राफियन फॉलिकल तो हार्मोन भी क्या निकल रहा है, मैक्सिमम। एस्ट्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहां पे एक बहुत अच्छी लाइन है, हाई एस्ट्रोजन कब होगा, जब फॉलिकल एकदम मैच्योर हो जाएगा। ये हाई एस्ट्रोजन कुछ स्पेसिफिक काम करता है। आइडियली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल लगभग 12वें दिन बनके तैयार हो जाता है। आइडियली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल 12वें दिन बनके तैयार हो जाता है। 12वें दिन फॉलिकल मैच्योर है, साइज 20 mm मैक्सिमम है, तो निकलने वाला एस्ट्रोजन भी बहुत हाई है। यह बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल होना और ग्राफियन फॉलिकल का बनना। हमें इतना भी पता होता है कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन दो काम करता है। फॉलिकल से निकलने वाला एस्ट्रोजन पिट्यूटरी को जाके मैसेज देता है, क्या, कि आप अपने अंदर से जो हार्मोन निकाल रहे थे एफएसएच, उसे निकालना बंद करो क्योंकि फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, और आप अब निकालना शुरू करो एलएच। यहां मार्कर से मार्क कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। एफएसएच को बोल रहा है बंद हो जाओ और एलएच को बोल रहा है आ जाओ, और ये दोनों काम करने वाला हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। और ये लाइन आपके कंपीटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अपने एनक्लेक्स लेवल के अंदर भी विद रेशनल इसको पूछा गया है कि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रिजल्ट इनटू, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रिजल्ट इनटू। पढ़ाई गई सारी बात की समरी फटाक से कर दीजिए कि जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो वो क्या करता है, वो जाके पिट्यूटरी को बोलता है कि एफएसएच को निकालना तो बंद कर दो और एलएच को निकालना शुरू कर दो। एफएसएच को बंद इसीलिए कर दो क्योंकि फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। एलएच को निकालना इसलिए शुरू कर दो क्योंकि मैच्योर फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte दिखाई दे रहा है। तो फॉलिकल को फटने का समय आ गया है और फॉलिकल को फोड़ने का काम कौन करता है, एलएच। इस रिश्ते को देख करके हार्मोन हार्मोन आपस में रिश्ता बनाते हैं कि दो हार्मोन आपस में प्रेम कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। तो ज्यादा एस्ट्रोजन हुआ तो एलएच को भगा दिया, तो एफएसएच को भगा दिया तो एफएसएच बोलेगा कि ये बेकार आदमी है, तो रिश्ता खराब हो गया। ये खराब रिश्ता कहलाता है हमारे पास में नेगेटिव फीडबैक। इसी प्रकार हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ने एलएच को बुला लिया, एलएच बोला कितना बढ़िया आदमी है, मुझसे प्यार करता है, बुला रहा है, इस फीडबैक को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो एस्ट्रोजन ने दोनों के साथ कैसा रिश्ता निभाया, एग्जामिनर के मूड में यही सवाल बनके आपकी परीक्षा में आया, जिसका जवाब देके मेरे छात्रों ने सरकारी नौकरी में सिलेक्शन पाया। तो बात यहां ये चल रही है, एस्ट्रोजन का एफएसएच के साथ रिलेशन नेगेटिव, एस्ट्रोजन का एलएच के साथ रिलेशन पॉजिटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि भगा रहा है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि बुला रहा है। तो तैयार हो जाइए अगले आने वाले हार्मोन के लिए। अगला आने वाला हार्मोन कौन सा है, एलएच। आता नहीं है भैया, बुलाना पड़ रहा है। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं सेकंड फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज। जैसा मैंने बताया, इस फेज के अंदर सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, हार्मोन के द्वारा, वही किया जा रहा है। प्रोलिफेरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज। हार्मोन का लेवल हाई है, सबसे पहले कौन आता है, जीएनआरएच। काम इससे नहीं हुआ, किसको बुलाया, एफएसएच। एफएसएच ने किसको बड़ा कर दिया, इमैच्योर से मैच्योर बना दिया। मैच्योर फॉलिकल का नाम क्या था, ग्राफियन फॉलिकल था। जितना बड़ा फॉलिकल होता है उतना ज्यादा कौन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। इस एस्ट्रोजन ने किसकी ग्रोथ करवा दी, एंडोमेट्रियम की करवा दी। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होना क्या कहलाता है, रिकवरी फेज कहलाता है। यहां पे इस कंडीशन आ चुकी है, लगभग दिन आ गया है 12वां, 14वां नहीं आया, वेट करना पड़ेगा, इंतजार कीजिए। फीमेल भी करती है, आप भी कीजिए। दिन आया है 12वां। 12वें दिन कौन बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर या इमैच्योर, मैच्योर बन गया। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर है तो एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो गया, हाई हो गया। और जब भी एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो कितने कांड होते हैं, जो बोर्ड पे दिख रहा है वो होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है वो दो तमाशे करता है। पहला तमाशा, एफएसएच को बोलता है भाग जाओ, एलएच को बोलता है आ जाओ। और ये रिलेशन डिसाइड करता है कि हार्मोन का इंटरेक्शन आपस में कैसा है, एस्ट्रोजन और एफएसएच का नेगेटिव, एस्ट्रोजन और एलएच का पॉजिटिव। तो 12वें दिन भेजी गई सूचना से आने वाले समाचार देखिए अब नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। अब हमारे पास एलएच हार्मोन आने वाला है। एलएच हार्मोन का आना कहलाता है एलएच सर्ज। बोर्ड पे एक नाम लिखा है मैंने, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्या है, एलएच सर्ज का मतलब है ओवुलेशन कराने के लिए एलएच हार्मोन का फीमेल की बॉडी में आ जाना। ओवुलेशन करवाने के लिए एलएच हार्मोन का फीमेल की बॉडी में आ जाना। एलएच हार्मोन अपने आप आ रहा है या बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। किसके द्वारा बुलाया जा रहा है, एस्ट्रोजन के द्वारा बुलाया जा रहा है। वह एस्ट्रोजन कब बुला रहा है, जब उसका लेवल कैसा है, हाई है। और वो दिन कौन सा था, 12वां। तो एक होता है एलएच हार्मोन का रिलीज होना और दूसरा होगा उस हार्मोन का लेवल मैक्सिमम होना। उसको लेकर के दो लाइनें होती है हमारे पास। ये चीज बोर्ड पे लिखता हूं, एक मैंने लिखा स्टार्ट और दूसरा आपको लिख दिया मैंने मैक्सिमम। निकलना कौन से दिन शुरू करेगा और काम कौन से दिन करेगा, काम नहीं कांड करेगा। ये निकलना कौन से दिन शुरू करेगा और काम कौन से दिन शुरू करेगा। तो सिंपल डेज पूछे जाए तो डेज बड़े सिंपल है। निकलना कौन से दिन, 12वें दिन।
और काम कौन से दिन? 14वें दिन, बिकॉज ओवुलेशन डे कौन सा होता है? 14th डे होता है। एलएच हार्मोन फीमेल की बॉडी में निकलना कौन से दिन स्टार्ट करेगा? 12वें दिन, और काम कब करेगा? 14वें दिन। उसको लेके इन दो का जवाब दे सकते हैं। स्टार्ट के सामने 10th डे, मैक्सिमम के सामने 14th डे। पर यहां पे थोड़ा सा ये चीज है कि डेज ना बता के आवर्स बताए गए हैं, तो आवर्स देखें। आवर्स में बोला गया स्टार्ट होता है 32 से 36 घंटे पहले, ओवुलेशन के 32 से 36 घंटे पहले निकलना शुरू करता है, और मैक्सिमम होता है 10 से 12 घंटे पहले। एलएच सर्ज से हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसके स्टार्ट से नहीं है, क्वेश्चन है इसके मैक्सिमम से। ये जो चीज सामने है यहां से एमसीक्यू अराइज हुआ है। तो लिखी हुई 3 लाइनों को दोबारा सुन लीजिए। एलएच सर्ज का मतलब है ओवुलेशन करवाने के लिए एलएच हार्मोन का ब्लड में आना। उसको लेके दो बातें हैं, कब वो आना शुरू करता है, कब उसका लेवल मैक्सिमम हो जाता है। दिनों में बताना हो तो आना शुरू करेगा 12वें दिन और काम करेगा 14वें दिन। यहां पे आवर्स में बताया है 32-36 आवर पे निकलना शुरू, 10 to 12 आवर पे मैक्सिमम हो जाता है। सवाल बना है मैक्सिमम से, मैंने मार्क कर दिया बोर्ड पे, आपको भी वही ध्यान रखना है। एलएच सर्ज का मैक्सिमम लेवल कब होता है? ओवुलेशन के 10-12 घंटे पहले। चलिए अब एलएच हार्मोन आ गया तो आते ही क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। एलएच हार्मोन ने आकर के बॉडी में क्या करवाया? ओव्यूलेशन। जैसा मैंने सिखाया था आपको, हार्मोनल इंटरेक्शन में ग्राफियन फॉलिकल पे अटैक करेगा और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगी। तो अब ओवुलेशन से बनने वाले एमसीक्यू। ओवुलेशन का मीनिंग क्या होता है? ओवुलेशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग है इसका निकल जाना, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte किसके अंदर था? ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है। अंदर की चीज बाहर तभी आती है जब बाहर की चीज फट जाती है। तो जब तक ग्राफियन फॉलिकल फटेगा नहीं, सेकेंडरी oocyte निकलेगा नहीं। तो हमारे एलएच हार्मोन ने ओवुलेशन करवाया। ओवुलेशन का मतलब है सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाया। और ये रिलीज कब करवाया? जब इसने रप्चर किया फॉलिकल को। रप्चर किया फॉलिकल को तो रिलीज हो गया सेकेंडरी oocyte। और इसके अलावा आपको याद हो, मैंने बताया भी था, ये जो फॉलिकल रप्चर हुआ है, इसी फॉलिकल को मॉडिफाई करके एलएच हार्मोन किसको बना के जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखिए धड़ाधड़ धनाधन हार्मोन आते जा रहे हैं और अपने जलवे बिखेरते जा रहे हैं। हमारे पास इस वाली शीट में अवेलेबल है हार्मोन कौन सा? एलएच। एलएच हार्मोन ने क्या क्या किया? सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, एलएच आता है या बुलाना पड़ता है? बुलाना पड़ता है। बुलावा कौन भेजता है? एस्ट्रोजन भेजता है। कौन से दिन भेजता है? 12वें दिन भेजता है। काम कौन से दिन करेगा? 14वें दिन करेगा। क्या काम करेगा? ओवुलेशन करेगा। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है? ओवुलेशन का मतलब होता है सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, रप्चर फॉलिकल का होना। और जैसे ये चीज हो जाती है तो हमारे पास ये फॉलिकल किसमें चेंज हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। ये चीज मैंने कई बार आपको हाईलाइट करके मार्क करके बताई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलएच जब तक नहीं आया तब तक वो कौन था? फॉलिकल। एलएच जब आ गया तो क्या बन गया? वो कार्पस ल्यूटियम। ये चीज कहलाती है हमारे पास मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज कर देना। चीज वही थी, मॉडिफाई करके जानने लग गए उसे किसी और नाम से। ये काम करवाता है अपने पास में एलएच हार्मोन। और ये सब चीजें हो रही है हमारे पास कौन से दिन? 14th डे। सेकंड फेज ऑफ साइकिल कब से कब तक? 5 से 14। सेकंड फेज कब से कब तक? 5 से 14। क्या देखा इन 5 से 14 वाले दिनों में? अपन ने हमने देखा सबसे पहले 5 से 14 में बहुत सारे हार्मोन आने वाले हैं। हार्मोन में पहला कौन सा आया? जीएनआरएच आया। जीएनआरएच ओवरी को बोलता है काम करो, ओवरी बोलती है फॉलिकल को बड़ा करो। फॉलिकल को बड़ा करने के लिए कौन आता है? एफएसएच। एफएसएच ने किसको बड़ा कर दिया? फॉलिकल को। क्या बना दिया? ग्राफियन फॉलिकल। जैसे फॉलिकल बड़ा होगा हार्मोन कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने किसको बना दिया? एंडोमेट्रियम को रिकवर कर दिया। इस एस्ट्रोजन के हाई लेवल ने कितने काम किए? 2 काम किए। बंद किसको किया? एफएसएच को। बुलाया किसको? एलएच को। एलएच को बुलाना क्या कहलाता है? एलएच सर्ज कहलाता है। निकलना शुरू 12वें दिन, काम करना 14वें दिन। टाइम पूछेगा आवर्स के अंदर, आवर्स में आंसर देना, जहां सवाल बनता है 10 से 12 घंटे पहले। जैसे एलएच आएगा कौन सा काम हो जाएगा? ओवुलेशन। ओवुलेशन कौन सा दिन होता है? 14वें दिन। ओवुलेशन का मतलब है अंडा फूटना, फॉलिकल रप्चर करना, और निकलेगा कौन? सेकेंडरी oocyte। ये फॉलिकल जो है मॉडिफाई होकर के क्या बनाएगा? कार्पस ल्यूटियम। ये सारा काम कौन सा दिन चल रहा है? 14वें दिन चल रहा है। अब इसी 14वें दिन अपन एक चीज देख सकते हैं कि पूरी साइकिल के अंदर हम पूजा की आरती की थाली लेकर के जिसका इंतजार कर रहे थे, उस शख्सियत का नाम था सेकेंडरी oocyte। हमें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस फीमेल के शरीर में अंदर होने वाले धुआंधार चेंजेस को देखते रहना है, और यह भी जानना है कि इस पूरी साइकिल में इंतजार किसका कर रहे हो? सेकेंडरी oocyte। दोस्तों बने रहना टारगेट पे, हमें वही चाहिए। जैसे सेकेंडरी oocyte आया है उसकी आरती उतारना शुरू कर दो। तो बात करते हैं, हमारे पास सामने अवेलेबल है सेकेंडरी oocyte, और पूछते हैं भैया बता तेरे मन में क्या है? हर महीने हर फीमेल नॉर्मल साइकिल के तहत 14वें दिन अपनी बॉडी में रिलीज करती है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है ग्राफियन फॉलिकल से, एक सेल है, और बोल रहा है मैं जानता हूं कि आप तो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब खुद के बारे में बता रहा है ये, इसका लाइफ स्पान है 12 से 24 घंटे। 12 से 24 घंटे तक ये सेल अवेलेबल रहेगी। अवेलेबल का मतलब, लाइफ साइकिल का मतलब इसके बाद डेड हो जाएगी। 12 से 24 घंटे तक सेकेंडरी oocyte फीमेल की बॉडी में अवेलेबल है। 12 से 24 घंटे तक यदि आप इसका यूज करो तो ठीक, नहीं तो ये डेड हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte का फ्यूचर क्या होने वाला है वो डिपेंड करता है स्पर्मेटोजोआ पे। सिंपल सा लॉजिक है, दिमाग को शांत रख के भी सोचें। रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डेज गिनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दिन गिनना बहुत जरूरी है। गर्भवती होने से पहले और गर्भवती होने के बाद बेचारा पुरुष दिन गिनने के अलावा कुछ काम करता ही नहीं है। जो कपल फैमिली प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग, तो वे कैलेंडर को लेकर के बैठते हैं।
कैलेंडर इंग्लिश वाला नहीं, उस फीमेल की साइकिल वाला, जिससे वो पता लगा सके ओवुलेशन डे कौन सा है। साइकिल नॉर्मल होती है तो सब जने जानते हैं डे है अपने पास 14। यदि प्रेगनेंसी अचीव करनी है, यदि प्रेगनेंसी अचीव करनी है तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स फ्रीक्वेंसी उसी डेज के आसपास इंक्रीज की जाती है, और यदि प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो उन दिनों को कहा जाता है रिस्क डेज। बिल्कुल साइकिल में बात करें, यदि प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो कब सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना चाहिए, तो 1 से 5 दिन ब्लीडिंग डेज है, ना ना ना, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, हाँ हाँ, लेकिन 12 के बाद में कभी हो सकता है 12 13 14 15 16, ना ना ना। कहने का मतलब ये डिपेंड करता है व्हाट यू वांट, इफ यू वांट टू बी प्रेग्नेंट और इफ यू वांट टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो चीज ये है 14th डे रिस्क वाला डे, हाईली फर्टाइल डे, गोल्डन डे, सेकेंडरी उसट का डे आ चुका है, और वो बोल रहा है मैं 12 से 24 घंटे के लिए आया हूं। तो यहां दो ही चीज है, या तो यहां पे स्पर्म अवेलेबल है प्रेगनेंसी चाहिए तो, और या यहां पे स्पर्म अवेलेबल नहीं है प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो। और ये एक बहुत सिंपल सी बात है, हम तो फीमेल को प्रेग्नेंट करने के पीछे इसलिए पढ़े हैं क्योंकि हम तो हमारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट नो डाउट प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट होता है, पर एक कॉमन सी थिंकिंग है, एक फीमेल को अपनी पूरी जिंदगी में 400 बार साइकिल आती है और वो प्रेग्नेंट 1 या 2 बार ही चाहती है। तो कहने का मतलब है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म से नहीं मिल पाता है। ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म से नहीं मिल पाता है, और वो नहीं मिल पाता है मतलब ये सेकेंडरी oocyte यहां पे तड़प तड़प के मर जाता है। आया था किसके लिए? स्पर्म के लिए आया था, सोचा था, ख्वाब देखे थे बड़े बड़े, सेकेंडरी oocyte आएगा, स्पर्म से मिलेगा, प्रेगनेंसी होगी, लड्डू बटेंगे, पर ऐसा काम नहीं करना, हमें साइकिल कंटिन्यू करनी है। तो हर नॉर्मल फीमेल के अंदर 14वें दिन आने वाला सेकेंडरी oocyte 12 से 24 घंटे के बाद में मर जाता है। वो इसलिए मर जाता है क्योंकि उसे स्पर्म नहीं मिल पाता है और हमारी साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। और यदि स्पर्म मिल चुका होता तो वहां पे फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती, और प्रेग्नेंट हो जाती तो ओबीजी स्टार्ट हो जाती। तो फिलहाल डिस्कशन ये करना है कि आपको ओबीजी स्टार्ट करनी है या साइकिल खत्म करनी है। तो डेफिनेटली पहले साइकिल खत्म करनी है, आफ्टरवर्ड हम ओबीजी को स्टार्ट करेंगे। तो दिस वन इज द सेकेंडरी oocyte फ्यूचर, और इस सारी इंफॉर्मेशन सेकंड फेज के बारे में, सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14 दिन तक का कार्यक्रम कंप्लीट हुआ, और अब अपन आते हैं साइकिल की लास्ट फेज पे, थर्ड फेज। कब से कब तक? हमारे पास दिन आ गए हैं 14 to 28, 14 से 28 दिन का बात करना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या अभी तक हो गया। ब्लीडिंग हो गई या होने वाली है, होके चली गई। हार्मोन कौन कौन सा चला गया? एफएसएच है या नहीं? एफएसएच नहीं है। क्यों? भगा दिया था। किसने भगा दिया था? एस्ट्रोजन ने। आगे बात करें, एस्ट्रोजन है या नहीं? तो एस्ट्रोजन निकलता था फॉलिकल से, पर फॉलिकल को डैमेज करके क्या बना दिया? कार्पस ल्यूटियम, तो शायद कम मात्रा में है। बात करें एलएच है या नहीं? एलएच हार्मोन था, अपना काम किया और चला गया। एलएच को क्या काम करना था? एक ओवुलेशन करना था और दूसरा कार्पस ल्यूटियम बनाना था। तो दिमाग में पहले प्रिपेयर रहें कि हमारे पास है क्या इन बचे हुए 14 से 28 दिनों में, ताकि अपन आगे डिस्कस कर पाए। तो 14 से 28 दिनों में हमारे पास जो अवेलेबल है उस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। जो करना है इसके साथ कीजिए। हमारे पास अब बचे हुए दिनों में एक ही सहारा है, उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, और शायद इसी कॉर्पस ल्यूटियम के कारण हम इस फेज का नाम दे देते हैं ल्यूटियल फेज। देख लो, रिश्ते में दोनों बहनें लग रही हैं, कार्पस ल्यूटियम और ल्यूटियल। ल्यूटियल के अलावा इसी फेज का नाम और दिया जाता है सिक्रिएटरी फेज। तो अभी तक अपन ने हर फेज के दो दो नाम पढ़े हैं। फर्स्ट फेज का नाम पढ़ा मेंस्ट्रुअल फेज और उसी को बोला ब्लीडिंग फेज। सेकंड फेज का नाम पढ़ा आप लोगों ने फॉलिकुलर फेज, उसी को बोला प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड फेज को आपने पढ़ रहे हैं सामने बोर्ड पे, ल्यूटियल फेज, उसी का नाम दे रहे हैं सिक्रिएटरी फेज। ये अपने पास थर्ड फेज है। थर्ड फेज में हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन है? कार्पस ल्यूटियम। अब देखें यहां पे क्या क्या होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो हार्मोन रिलीज कर रही है। अब कौन सा? ये कार्पस ल्यूटियम वही है जो पहले क्या थी? ग्राफियन फॉलिकल। कॉर्पस ल्यूटियम एंड में आई है, इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है उसकी लैंग्वेज में गौर करें। कार्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन निकलते हैं। दो हार्मोन कौन कौन से? एक अपने पास बात करें प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन। अब इनमें पूछें मेजर कौन सा निकलता है? दो तो निकलते हैं, पर मेजर कौन सा निकलता है? तो सोचने वाली बात है। कार्पस ल्यूटियम मेजर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ही निकालती है, पर क्योंकि कार्पस ल्यूटियम कुछ दिन पहले ग्राफियन फॉलिकल थी, इसीलिए वो थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन निकालती है। तो अमाउंट वाइज यदि आपको इंडिकेट करना हो हाई अमाउंट और लो अमाउंट को लेकर के, तो प्रोजेस्टेरॉन को लिख सकते हैं इसका अमाउंट हाई है और इसका अमाउंट कंपैरेटिवली लो है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जानी जाती है प्राइमरीली निकालने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्राइमरीली। और क्योंकि कार्पस ल्यूटियम पहले ग्राफियन फॉलिकल थी, इसलिए स्मॉल अमाउंट में कौन सा हार्मोन निकलता रहता है? एस्ट्रोजन। तो सवाल दो प्रकार से बनेगा दोस्तों, दोनों प्रकार के सवाल को ध्यान से सुने। पहला सवाल, कार्पस ल्यूटियम कितने हार्मोन निकालती है? केवल एस्ट्रोजन, केवल प्रोजेस्टेरॉन, या दोनों? तो आंसर जाएगा दोनों। निकालती तो दोनों है। अगला सवाल बने कार्पस ल्यूटियम मेजर हार्मोन कौन सा निकालती है? तो दोनों में मेजर हार्मोन कौन सा बताएंगे आप लोग? प्रोजेस्टेरॉन।
तो कुल मिला के यहां पर जिस हार्मोन की चर्चा करना बाकी रह गया है वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। गौर भी कर ले, हमारे पास 5 हार्मोन है, 4 का खेल पूरा हो चुका है। कैसे? जीएनआरएच आके गया, एफएसएच आके गया, एलएच आकर के गया, एस्ट्रोजन का काम देख लिया, बचा कुचा काम किसका देखना है? प्रोजेस्टेरोन का। तो थर्ड फेज में ओवुलेशन के बाद वाले दिनों में 14 से 28 वाले दिनों में आपको डिस्कशन करना है किसको लेकर के? प्रोजेस्टेरोन को लेकर के। तो बोर्ड पे अब अपन लिखते हैं यहां पे हमारे पास कौन सा हार्मोन आने वाला है? प्रोजेस्टेरोन। मेजर कॉर्पस ल्यूटियम ने निकाले दोनों, पर मेजर हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्वालिटी सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसे बताया जाता है। प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी का मीनिंग है वही फर्टिलाइजेशन होना। प्रेगनेंसी अचीव होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिलता है। यहां हमारे लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन आपको गौर करना था, क्या हमारे सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिला था? हमने क्या बोला? नहीं मिला। सेकेंडरी oocyte तड़प के मर गया पर नहीं मिला। नहीं मिला मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है? फीमेल प्रेग्नेंट है? नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे मेंटेन करने की जरूरत है क्या? वो भी नहीं है। तो फिर यहां पे आपसे बात करी जाए तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं? तो समरी में बिल्कुल यही आंसर है एग्जैक्टली कि हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पे प्रेगनेंसी नहीं है, पर क्योंकि कार्पस ल्यूटियम है तो एक बार तो प्रोजेस्टेरोन लेकर के आएगी। हमें प्रोजेस्टेरोन चाहिए या नहीं चाहिए ये हमने डिसाइड कर लिया कि अनप्रेग्नेंट है तो प्रोजेस्टेरोन नहीं चाहिए। पर उससे पहले प्रोजेस्टेरोन बोल रहा है ठीक है नहीं चाहिए तो नहीं आ रहा, तुम्हें नहीं चाहिए मैं नहीं आ रहा, पर कम से कम जो मुझे तुमने नाम दिया है उसका मतलब तो बता दो। अरे मेरे बारे में कुछ इंपॉर्टेंस ही तो बता दो, मैं करने क्या वाला होता हूं, उसके बाद पसंद आऊं तो मत रखो। तो नाम दिया तेरे को मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन, तो चेक करते हैं प्रेगनेंसी मेंटेन कैसे करता है। तो उसके लिए बात यह है कि हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है काम क्या क्या कर रहा है। तो ये लिखा अपन ने प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? ये अपनी एंडोमेट्रियम में, वही वापस से जाए यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ग्रोथ करेगा। चल बढ़िया है भाई, ग्रोथ कर ले। ग्रोथ करने के अलावा यहां पे न्यूट्रिशन इंक्रीज करेगा। न्यूट्रिशन इंक्रीज। अब न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी ऑर्गन को मिलने वाले न्यूट्रिशन का मतलब होता है उस ऑर्गन के अंदर होने वाली सप्लाई से। न्यूट्रिशन का मीनिंग वो नहीं है कि हमने खा लिया ओरली प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट और हमें न्यूट्रिशन मिल गया। यहां न्यूट्रिशन का मीनिंग है ऑर्गन सप्लाई। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आकर के काम कर रहा था कौन से ऑर्गन पे? एंडोमेट्रियम पे। तो उसी एंडोमेट्रियम के अंदर क्या बढ़ेगा? न्यूट्रिशन। उस एंडोमेट्रियम में क्या इंक्रीज कर दी? सप्लाई। और सप्लाई का मतलब है वहां पे इसने क्या इंक्रीज कर दिया? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब ब्लड का अमाउंट और ब्लड वेसल्स। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के आने से एंडोमेट्रियम के अंदर सर्कुलेशन के थ्रू न्यूट्रिशनल सप्लाई बढ़ जाती है। माना कि जब तक प्रोजेस्टेरोन नहीं आया था तो एंडोमेट्रियम को 30-50 ml ब्लड पर मिनट मिल रहा था। जब तक प्रोजेस्टेरोन नहीं आया था तो एंडोमेट्रियम को 30-50 ml वाली सप्लाई मिल रही थी। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आता है तो उसी एंडोमेट्रियम के अंदर सप्लाई बढ़कर के ज्यादा हो जाती है। यह प्रोजेस्टेरोन का काम होता है, सप्लाई को इंक्रीज करना। इसी सप्लाई से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिलेशन करते हैं अपन बॉडी टेम्परेचर का। फीमेल में बॉडी टेम्परेचर चेंज। तो यहां देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्परेचर चेंजेस के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बाद में पढ़ाऊंगा भी, पर फिलहाल थोड़ा यहां पे बताता हूं। बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा डिपेंड करता है हमारी बॉडी के अंदर होने वाले सर्कुलेशन से। यदि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन अच्छा है, ब्लड सप्लाई अच्छी है, ब्लड अमाउंट अच्छा है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, ऐसे बोलते हैं गर्म खून है वो चीज। यदि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कम है, ब्लड सप्लाई कम है, ब्लड लॉस हो गया है, तो बोलते हैं शरीर ठंडा पड़ गया है। तो ब्लड का अमाउंट कम या ज्यादा होने से बॉडी के टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। ब्लड का अमाउंट कम या ज्यादा होने से बॉडी के टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। यदि अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, और यदि अमाउंट कम हो रहा है तो टेम्परेचर थोड़ा कम। तो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले दिन से आप गौर करेंगे, पहली बार हम बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई को लेकर के, और ये सप्लाई कब बढ़ रही है? प्रोजेस्टेरोन के आने से। और ये प्रोजेस्टेरोन कब आया है? ओव्यूलेशन के बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कांस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। साइकिल में किसी फीमेल की बॉडी में कांस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर कब होगा? ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन के बाद? तो वहां डिसाइड कर लेना टेम्परेचर का संबंध होगा सीधा सीधा किससे? सर्कुलेशन से। और सर्कुलेशन को इंक्रीज करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। और वो प्रोजेस्टेरोन कब आता है? ओव्यूलेशन के बाद। तो एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्परेचर लिखेंगे इंक्रीज आफ्टर ओव्यूलेशन। चलिए ये हुआ एक रिलेशन। आते हैं वापस अपन नंबर और पे, प्रोजेस्टेरोन का कैरेक्टर बता रहे हैं। हमें प्रोजेस्टेरोन चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? प्रेगनेंसी नहीं है। पर अपन क्या पढ़ रहे हैं यहां पे? प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन। पहला क्या बताया? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ। फिर क्या बता रहे हैं? सप्लाई बढ़ाना। तीसरा बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिशन, कि जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो यूट्रस नाम के ऑर्गन में या बॉडी के किसी भी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो इनहिबिट रहते हैं।
प्रोजेस्टेरोन काम करने वाला है यूट्रस पे ही, और यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन करता भी है, पर जितने दिन प्रोजेस्टेरोन रहेगा वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इन्हें मना करेगा। तो अब यहां पे एक समरी अपन गौर करते हैं थर्ड फेज को लेकर के। थर्ड फेज में देखें, थर्ड फेज का नाम दिया आपने ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज, ठीक है, 14 से 28। थर्ड फेज में आने से पहले अपन ने ये सुन लिया था कि इससे पहले क्या क्या हो चुका है। इससे पहले जो हो चुका था वो हमें क्या देखा गया था, कार्पस ल्यूटियम, ये देखा गया था। ये कार्पस ल्यूटियम हार्मोन कौन कौन से निकालती है, दो निकालती है, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। ज्यादा मात्रा में कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, कम मात्रा में कौन सा, एस्ट्रोजन। ज्यादा में क्यों, क्योंकि प्राइमरी हार्मोन यही है, कम में ये क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम पहले ग्राफिन फॉलिकल थी। तो होल एंड सोल मेजर हार्मोन कौन सा हो गया, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या बोलता है, नाम दिया इसे मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन, इतना बड़ा नाम दिया इसे। यहां पे मैंने बोला कि प्रेगनेंसी का मतलब है फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि सेकेंडरी oocyte को इस पर मिलना चाहिए, पर साइकिल में ऐसा होता या नहीं होता, नहीं होता। तो हमें प्रोजेस्टेरोन चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पर उसे नहीं चाहिए भेजने से पहले यह देखना पड़ेगा कि जब वो आता है तो कितने काम करता है। जब प्रोजेस्टेरोन 14 से 28 दिन आता है तो एंडोमेट्रियम में ग्रोथ करता है, एंडोमेट्रियम में सप्लाई बढ़ाता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन रोक के रखता है। सप्लाई बढ़ने का मतलब है सर्कुलेशन बढ़ना, सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब है टेंपरेचर बढ़ना, और टेंपरेचर कब बढ़ता है, ओवुलेशन के बाद बढ़ता है। ये सारी चीज चल रही है। तो इस थर्ड फेज में अब हमें सच्चाई बताने का समय आ गया। प्रोजेस्टेरोन अपने बारे में इंप्रेशन झाड़ रहा था कि मैं जब आता हूं तो फीमेल प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है, एंडोमेट्रियम ग्रोथ करती है, एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते हैं। कुल मिलाके मैं ऐसा माहौल तैयार कर देता हूं जिससे वहां पे एम्ब्रियो सर्वाइव कर सके, एम्ब्रियो सर्वाइव कर सके। इस प्रोजेस्टेरोन ने क्या कर दिया, हमारी पूरी की पूरी यूट्रस को प्रिपेयर कर दिया, यूट्रस को प्रिपेयर कर दिया किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द यूट्रस टू रिसीव द एम्ब्रियो। प्रोजेस्टेरोन बहुत खुश है कि मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटी है तो हर कोई मुझे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। प्रोजेस्टेरोन के अपने विचार हैं, लेकिन साइकिल प्रोजेस्टेरोन को उसकी असली औकात दिखाने जा रही है। असली औकात यह दिखाई कि साइकिल ने एक बार बोला, प्यारे बंधु कंडीशन है ये, जो सपने देख रहे थे लाला आएगा लाली आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन है ये अनफर्टिलाइज। अनफर्टिलाइज कंडीशन है, मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जैसे ही ये पता चलेगा तो वहां पे हमें अब इस हार्मोन की जरूरत है या नहीं, हार्मोन की जरूरत नहीं है। तो अनफर्टिलाइज कंडीशन पता चलते ही 28 डेज पे फीडबैक कौन सा लग जाता है, नेगेटिव फीडबैक लग जाता है। और नेगेटिव फीडबैक लगने का मतलब है वही सारी चीज जो पहले दिन हुई थी। अंतिम लाइन को बड़े गौर से सुनना। तीसरी फेज में प्रोजेस्टेरोन अपने गुण 14 से 28 दिन तक लगातार गाता जा रहा है। 28वें दिन जाकर के कह देते हैं कि भैया कंडीशन अनफर्टिलाइज है। अनफर्टिलाइज है मतलब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हार्मोन को भगा दो। हार्मोन का भगाने का मतलब है हाई हार्मोनल लेवल या लो हार्मोनल लेवल, लो हार्मोनल लेवल। तो फीडबैक कौन सा एक्टिवेट करना पड़ता है, नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक कब से कब तक रहता है, तो याद कीजिए आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, नेगेटिव फीडबैक होता है 1 से 5। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइकिल का 28वां दिन ही पहला दिन है, साइकिल का 28वां दिन ही पहला दिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरी साइकिल को समरी करने के लिए। 28वें दिन वही सारा काम होता है जो पहले दिन होता है, या उल्टा बोल दीजिए, पहले दिन वही सारा काम होगा जो 28वें दिन होता है। पहले दिन कौन सा फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। 28वें दिन कौन सा फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। 28वें दिन हार्मोन का लेवल क्या होगा, लो होगा। पहले दिन हार्मोन लेवल क्या होता था, लो हार्मोन होता था। जब भी लो हार्मोन होते हैं तो ग्रोथ होती है, डैमेज होता है, डैमेज होगा। यहां पर भी क्या शुरू हो जाएगा, डैमेज शुरू हो जाएगा। क्या सारे हार्मोन गए या कोई स्पेसिफिक हार्मोन गए, तो याद कीजिए कि अभी इन दिनों कौन सा हार्मोन चल रहा है, ज्यादा मात्रा में चल रहा है प्रोजेस्टेरोन, कम मात्रा में एस्ट्रोजन। तो नेगेटिव फीडबैक के दौरान सारे हार्मोन का लेवल 2 दिखाएंगे या 2 का दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे। तो जो आपने पहले दिन पढ़ा भाई सब 28वें दिन, अब कहानी सारी पूरा ये घूमना शुरू करेगी। कैसे, पहला दिन शुरू, पहला दिन का मतलब फर्स्ट फेज, कब से कब तक, 1 से 5। फीडबैक कौन सा, नेगेटिव। हार्मोन है या नहीं है, नहीं है। कितने हार्मोन है, 0 हार्मोन है। सबका लेवल क्या है, लो लेवल चल रहा है। 1 से 5 तक क्या चल रहा है, डैमेज चल रहा है। 5 के बाद कौन सी फेज आएगी, सेकंड फेज। कब से कब तक, 5 से 14। सबसे पहले कौन सा हार्मोन आ जाएगा, FSH। क्या बनाएगा, फॉलिकल। फॉलिकल क्या निकालेंगे, एस्ट्रोजन। किसकी ग्रोथ करवाएगा, एंडोमेट्रियम की। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या करवाएगा, FSH को भेज देगा, LH को बुलाएगा। LH किस पर अटैक करेगा, ग्राफियन फॉलिकल पे। क्या निकालेगा, सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम। कौन सी फेज, थर्ड फेज। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन मेजर निकालेगी, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा माइनर निकालेगी, एस्ट्रोजन। कितने दिन तक, अगले 14 दिन तक। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत है या नहीं है, नहीं है। फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, नहीं है। हार्मोन को रखें या भेज दें, वो तो फीडबैक पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो सारी थिंग वो समरी में लगातार चलती रहती है 1 से 28 दिन के बीच में, जो कंप्लीट साइकिल को रोटेशन में बनाती रहती है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चला जाएगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ रुक जाएगी। कुल मिला के वो सब उल्टा हो जाएगा जो इसके होने से होता है। अब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ नहीं होगी, अब ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ेगी, और अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं रुकेंगे, उल्टा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। और स्टार्ट होने से फीमेल को वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग। सिर्फ और सिर्फ फेस पे कंसंट्रेट करें तो हमने इस पूरे लेक्चर में फेस को जो पढ़ा उनमें क्या क्या चेंज देखा, स्टार्टिंग से देखें सिर्फ फेज और फेस को। तो यहां देखें अपन ने पढ़े थे सबसे पहले कि साइकिल में फेस कितनी होती है,
तो फेज के लिए साइकिल की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी बताई गई आपको अपने 28 दिन की। 28 दिन के अंदर रेंज बताई गई थी 21 से 35 दिन की। 28 दिन की रेंज में अब देखिए फटाफट फेज बताइए अपन ने। पहले दिन क्या स्टार्ट, ब्लीडिंग, 5वें दिन ब्लीडिंग खत्म, 14वें दिन ओव्यूलेशन, 28वें दिन साइकिल खत्म। इस हिसाब से फेज कितनी बनी, 3 फेज। पहली फेज कब से कब तक, 1 से 5 तक। 1 से 5 में केवल और केवल क्या होगी, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का अमाउंट कितना, 35 से 50 ml। ये ब्लीडिंग होती है। सिस्टम कौन सा काम करता है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक है, ग्रोथ होगी, डैमेज होगा, डैमेज होगा। यूट्रस की एंडोमेट्रियम में कितनी लेयर, 2 लेयर। डैमेज होगा तो कितनी दिखेगी, 1 दिखेगी। ग्रोथ होगी तो कितनी दिखेंगी, दोनों दिखेंगी। यहां पे एंडोमेट्रियम में डैमेज हो रहा है हार्मोन के आने से या जाने से, जाने से हार्मोन का चले जाना, विड्रॉवल, ब्लीडिंग। जैसे 1 से 5 बुरा काल खत्म होता है, सेकंड फेज शुरू होती है, हार्मोन आते हैं। जीएनआरएच किसको बुला के भाग गया, एफएसएच को। एफएसएच ने किसको बनाया, ग्राफियन को। ग्राफियन ने किसको निकाला, एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन ने किसी ग्रोथ करवाई, एंडोमेट्रियम की। अब ये एस्ट्रोजन दोगला व्यवहार निभा रहा है। ये एस्ट्रोजन किसको तो बुला रहा है, एलएच को। किसको भगा रहा है, एफएसएच को। एलएच को जैसे बुलावा भेजेगा, एलएच आ जाएगा। एलएच क्या करने के लिए आता है, ओवुलेशन करने के लिए आता है। ओवुलेशन कौन सा दिन होता है, 14th डे होता है। जब ये ओवुलेशन करवाता है, उसके अलावा क्या बना के दे जाता है, कार्पस ल्यूटियम दे जाता है। और जैसे कार्पस ल्यूटियम दे जाता है, हमारे पास में स्टार्ट हो जाती है कौन सी फेज, थर्ड फेज। इस कार्पस ल्यूटियम थर्ड फेज शुरू कर दी। कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन या दो हार्मोन, ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन, कम मात्रा में एस्ट्रोजन के अलावा मेजर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी वाला है। अगले 14 दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता रहेगा, उससे निकलता रहेगा ताकि अपने यूट्रस को प्रिपेयर कर सके एम्ब्रियो के लिए। कैसे प्रिपेयर करता है, ग्रोथ करवाता है, सप्लाई बढ़वाता है, कॉन्ट्रैक्शन रुकवाता है। लेकिन अपन उसे लास्ट में बोलते हैं ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन कैसी है, अनफर्टिलाइज है। अनफर्टिलाइज कंडीशन है तो हार्मोन को वापस भेज देंगे। वापस भेज देंगे मतलब 28वें दिन वही होता है और जो पहले दिन होता है। और क्योंकि समय का काल चक्र घूमता है, इसलिए साइकिल लगातार चलती रहती है। साइकिल के रुकने का एक ही रीजन होगा, जब फीमेल में प्रेगनेंसी वाली कंडीशन अचीव होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में तहत दोनों लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना बाकी है, जिसमें कुछ फेजेस आती हैं, प्री मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेजेस आती हैं, जिन्हें एक्सप्लेन करना बाकी है। पर अभी तक जितना पढ़ाया गया उस हिसाब से देखें, कंप्लीट थिंग को कि अपन पूरा समरी करें इन